बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुगर वालों के लिए अहम है क्योंकि इसमें हम पेंक्रियास के बारे में, लबलबे के बारे में बताएंगे जो इंसुलिन बनाता है। क्योंकि ये असल चीज़ सबसे ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस में, शुगर कंट्रोल में, बॉडी के सेहत में, ये पिछले 20 साल में इंसुलिन इतना इम्पॉर्टेंट हार्मोन बन के आ गया है कि आप मेरी पहली वीडियो से लेके आखिर तक आप देखें, हर जगह मैं इंसुलिन का जिक्र कर रहा हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारियाँ कर रहा हूँ। 90% बीमारियाँ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं। बाकी 10% में क्या आता है? एक्सीडेंट, ट्रामा, एमरजेंसी, ये याद रखना। तो इसमें ये एक पेंक्रियास ग्लैंड है जो हमारे मैदे के पीछे होता है। इसमें दो किस्म के सेल होते हैं। आसान शॉर्टकट आपके लिए, बीटा सेल वो इंसुलिन बनाते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन। आज मेरा टॉपिक क्योंकि इंसुलिन है तो ग्लूकागॉन के बारे में मैं फिर किसी और वीडियो में आपको डिटेल बता दूंगा। अच्छा, टाइप 1 में क्या होता है कि बीटा सेल ही नहीं होते तो इंसुलिन बनती नहीं है, बड़ा सिंपल है। और टाइप 2 में होते हैं तो उसके बाद वो मौजूद होते हैं। तो इंसुलिन के लिए ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है, वो जब डिवाइड होता है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में तो एक सी पेप्टाइड बनता है, एक इंसुलिन बनती है। दोनों बराबर होते हैं, एट ए टाइम होते हैं। इसलिए टेस्ट करने के लिए हमारे पास बेस्ट ये दोनों टेस्ट हैं। रिसेंटली 2013-14 के बाद सी पेप्टाइड टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा बेहतर है, वो यही हो रहा है। उसकी वजह ये बताते हैं कि इंसुलिन की हाफ लाइफ 4-5 मिनट है, और दूसरा ये लिवर से होके जाती है तो काफ़ी डैमेज जाती है, स्टेबल नहीं रहती, अनस्टेबल है। और सी पेप्टाइड की 30 मिनट है तो ये ज़्यादा देर ब्लड में रहता है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। और पैंक्रियाज का, लबलबे का फंक्शन टेस्ट करने के लिए बेस्ट सी पेप्टाइड है और उसके बाद इंसुलिन है। अच्छा, इसके लिए सिंपल से टेस्ट यही है कि 8 से 12 घंटे खाली पेट रहना पड़ता है, दोनों के लिए, इंसुलिन के लिए भी है, सी पेप्टाइड के लिए भी। सी पेप्टाइड का नॉर्मल रेंज 0.5 to 2 नैनोग्राम है। तो इधर मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा कि हमारे यहाँ ये सिर्फ एक शौखानम आखन 1-2 लेबार्टियों में होती है, उनका भी रेफरेंस रेंज जो है वो 0.9 to 7.1 है, ये मैंने बता दिया अपनी। इसलिए वो आप कंफ्यूज रहेंगे, डॉक्टरों को भी किसी को नहीं पता। तो इसलिए इस पर फिर नेक्स्ट टाइम कभी साल बाद जब यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, लेबार्टियाँ कोई भी नहीं करती, बड़े शहरों में 1-2 जगह है, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए। तो मैं इंसुलिन पे बारे में सारा बताऊंगा। इंसुलिन हर जगह हो रही है, सारे समझते हैं, डॉक्टरों को भी पता है, तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये एक पुरानी स्लाइड है, जैसे हम पहले से कह रहे हैं कि इंसुलिन सक्रीट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो इंसुलिन आती है। सबसे मैक्सिमम इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? गंदम, चावल, चीनी। प्रोटीन अब खाएंगे तो थोड़ी सी इंसुलिन करेगा। और फैट आप देखो इसमें बिल्कुल नीला जो है वो इंसुलिन स्पीड नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आपने इंसुलिन लो करनी है, जो कि हमारे सारे लेक्चर का मौजू है, हाई इंसुलिन डैमेज कर रही है, लो इंसुलिन करना है तो अक्ल कह रही है कि आप फैट खाओ, उसके बाद प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो। लो रहेगी इंसुलिन, पेंक्रियाज को रेस्ट मिलेगा, पेंक्रियाज की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, आप ज़्यादा अरसा बग़ैर दवाई के रह सकेंगे। ये चीज़ नोट कर लें। ख़ास कर मैंने एक आसान लफ्ज़ों में पहले मैं बताता हूँ कि नॉर्मल बंदे का शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल क्या होना चाहिए। 80 से 100, 8 से 10-12 घंटे फास्टिंग के बाद। और इंसुलिन अगर आप कराएंगे तो 4 से 6, 4-5-6, 1 आवर आफ्टर मील आम खाने के बाद 125 से 30 हो जाएगी। और इंसुलिन देखें आप 60, 70, 80, 100 तक जा सकती है, क्योंकि पेंक्रियाज विरजन है, जवान है, सेहतमंद है, डैमेज नहीं हुआ, वो ज़्यादा आती है तो एकदम वो इंसुलिन को 90-100 पे ले आएगी 2 घंटे के बाद। और वो इंसुलिन वापस 10 पे आ जाएगी, 3-4 घंटे बाद वापस 4-5 पे आ जाएगी। ये नॉर्मल पैटर्न है, इसको जेन में रखना है आपने। अभी जो ज़्यादा हम जोर लगा रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायग्नोज करने का, उसमें आप ये चीज़, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप देखो कि ब्लड शुगर कराएंगे, डॉक्टर साहब 90 से 100 है, कहेंगे जाओ जी ऐस करो, फास्टिंग करा लिया उन्होंने, 100 है। इंसुलिन देखें 35 से ऊपर है, 36, 37, 40, 50 तक हो सकती है। 1 घंटे बाद 130 से 6 आएगी, वो इंसुलिन 50 से ऊपर 100-150 तक चले जाती है। 2 घंटे के बाद वापस नीचे, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो फ़ौरन नीचे ले आएगी, आ जाएगी, और इंसुलिन लेवल 25 से 30 पे आ जाएगा। तो अगर इसमें आप इंसुलिन लेवल को छुपा दें, ना कराएं, तो 90-100 आप ऐश करेंगे। यही डॉक्टर कर रहे हैं हमारे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है डायग्नोज करने के लिए, तो इंसुलिन लेवल मस्ट है, हमेशा ये करना चाहिए। अच्छा, ये जब इंसुलिन रेजिस्टेंस 10, 15, 20 साल हो जाता है, पेंक्रियाज 50-60% डैमेज हो जाता है। अभी आप देखें ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें इंसुलिन देखें फास्टिंग में 10 है, उसमें 35-40 थी। क्या मतलब है कि इंसुलिन ने पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी बंद कर दी है, शुगर देखें 140 पे चले गई है फास्टिंग इसी मरीज़ की। 1 घंटे बाद 250-300 है,
और 2 घंटे बाद देखें 200 से नीचे नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि पेंक्रियाज अभी 50-60% डैमेज हो चुका है। इसलिए ये इंसुलिन देखें 25 और 20 तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चले जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्टिंग जब आपने शुरू किया तो 10 थी, अभी 2 घंटे बाद 20 है। 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ी इंसुलिन, तो पेंक्रियाज कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। ऊपर से हमारे डॉक्टर साहबान क्या करते हैं, पेंक्रियाज इंसुलिन सक्रीट करने वाली गोलियां दे देते हैं, जैसे डायनिल हो गया, डायमाक्रन वगैरह, वो और सक्रीट कर देता है और डैमेज कर देता है पेंक्रियाज को। तो ये सिंपल समझ लें आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी वो तो टाइप 2, अभी टाइप 1 बड़ा आसान है, उसमें इंसुलिन 0.8 to 1 होगी फास्टिंग में, 1 से ऊपर होती ही नहीं। ये डायग्नोस्टिक है टाइप 1 डायबिटीज़ का। इसीलिए कोई मरीज़ जो 15, 18, 20 साल में शुगर आया तो सबसे पहले उसकी दवाई शुरू करने से पहले फास्टिंग इंसुलिन लेवल करा लें आप। 1 से नीचे होगा तो टाइप 1 है, और शुगर कराएंगे तो 300 होगा। ये सबसे बड़ी पहचान। 1 घंटे बाद इंसुलिन है नहीं, पेंक्रियाज बना नहीं रहा, शुगर 400-500 चले जाएगी। 2 घंटे बाद 500-600 चले जाएगी, क्योंकि इंसुलिन तो है ही नहीं उसकी। तो इंसुलिन कंटिन्यूस 1 से नीचे आ रही है, 0.4, 0.5, 0.8, कुछ लोग 0.8 कहते हैं, कुछ 1 कहते हैं, बार 1। तो इस शुगर बढ़ती जाएगी, ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसलिए ये बड़ा सिंपल हो गया डायग्नोज करना। बार बार सवाल आ रहे थे टाइप 1 के बारे में बताएं, तो ये एक चार्ट पूरा टाइप 1 क्लियर हो जाएगा इंसुलिन टेस्ट से। अच्छा, टाइप 1 इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं, बन ही नहीं रही, उसका एक ही इलाज है कि आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी। इसलिए उसको दवाइयों में ये वो फ़ायदा ना करे। हाँ, कीटो का, फास्टिंग का और एक्सरसाइज जो हमारा इलाज है इसका टाइप 2 का, उसका फ़ायदा ये होगा कि 60-70% आपका इंसुलिन डोज कम हो जाएगा। ये फ़ायदा हो जाएगा। और इंसुलिन जब कम होएगा तो इंसुलिन की जितनी कॉम्प्लिकेशनें हैं आप देख रहे हैं, इंसुलिन स्ट्रेस बढ़ने से सब कुछ वो भी कम हो जाएंगे आप टाइप 1 में। तो अब जैसे मैं इसमें रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो एडल्ट हैं, जवान हैं, कार्बोहाइड्रेट 10 से 15 ग्राम पर डे से ज़्यादा ना लें। और जो बच्चे हैं वो 15 से 20 ग्राम हर मील पे ले लें, मतलब 30, 40, 50 तक ले लें। ये मेरी रिकमेंडेशन। साथ कीटो करें, फास्टिंग करें और एक्सरसाइज करें, उनकी इंसुलिन बहुत कम हो जाएगी। मसलन एक रफ़ कैलकुलेशन जो बताई गई है वो जैसे डॉक्टर बर्स्टीन का फार्मूला है कि 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट नीड 1 यूनिट। अगर आपने 20 ग्राम खाया तो 2 यूनिट लगानी पड़ेगी। अभी हमारे यहाँ 100-150 ग्राम दे रहे हैं डॉक्टर साहब, तो 15 से 20 यूनिट इंसुलिन लगानी पड़ती है उसको। मैं आपको कह रहा हूँ 15 ग्राम लें, 1-1.5 यूनिट लगानी पड़ेगी आपको। ये टाइप 1 की बात हो रही है। फिर एक जो अगर आप आसान और समझना चाहते हैं, जैसे आपने ब्लड शुगर कराई है, आपकी 200 आई है तो आप 100 बनाना चाहते हैं तो 2 यूनिट लगाएं, क्योंकि 1 यूनिट 30 से 50 मिलीग्राम शुगर कम करेगी। यही डिटेल आप लेक्चर 17 में देख लेना, उसमें मैंने हर खाने के बाद बताया कितने शुगर राइज होती है। तो उस हिसाब से इंसुलिन डोज आपकी बहुत कम हो जाएगी। ये फ़ायदा है इसका, कीटो डाइट का, एक्सरसाइज का और फास्टिंग का। इंसुलिन आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो इंसुलिन डोज बढ़ेगा और वो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 1 में भी हो रही है अभी, क्योंकि वो 80-80, 100-100 यूनिट इंसुलिन दे रहे हैं डॉक्टर साहब। इसलिए ये हुआ। एक होती है बेसल इंसुलिन, वो तो आपको लेनी पड़ेगी 10-15। ये खाने से पहले जो ले रहे हैं रेगुलर, ये मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वो आपकी 10 ग्राम के साथ 1 यूनिट है, तो आप कैलकुलेट कर लें। दूसरा अभी थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में मैं बताता हूँ। आसान टेस्ट ये था, ये पुरानी पिक्चर है, मैं 2-3 लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपका पेट बाहर बढ़ा हुआ है और आप नीचे देखें तो आपके पाँव नज़र ना आए, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की बड़ी पहचान है, क्योंकि बेली फैट, विसरल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करता है। ये और टेस्ट नहीं करा सकते इंसुलिन का टेस्ट, वो ये इस पे आएँ और शुरू कर दें। ये लेक्चर 4 की स्लाइड है। ये मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि देखें आप 2 साल बाद शुगर नॉर्मल थी, HbA1c कराया नॉर्मल आया, 5 साल बाद, 10 साल बाद इंसुलिन बढ़ती रही, 15 साल बाद इंसुलिन कम होनी शुरू हुई, पेंक्रियाज डैमेज हो गया, बना बना के थक गया, आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहे, अब शुगर बढ़नी शुरू हुई। अब इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई। ये चीज़ समझ लें आप। 15 से 20 साल तक शुगर नॉर्मल रहती है, HbA1c आप कराते हो नॉर्मल रहती है। आगे मैं आपको 3-4 मरीज़ों की मिसालों से समझाता हूँ। इंसुलिन स्ट्रेस कैसे डायग्नोज करना है, इसके लिए होमा मॉडल असेसमेंट है। ये आजकल कोई भी नहीं हो रहा, यहाँ कोई नहीं कर रहा, इसे मैंने फार्मूला दे दिया है, कोई लेबॉरेटरी नहीं कर रही। इसमें आपने फास्टिंग ग्लूकोज करानी है और फास्टिंग इंसुलिन करानी है, तो आप खुद कर लेना। आसान फार्मूला है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाई फास्टिंग इंसुलिन डिवाइड बाई 405। ये कांस्टेंट है, ये लेस देन 1 होना चाहिए नॉर्मल बंदे का। इसको करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी फास्टिंग नॉर्मल बंदे की 90 आई है और फास्टिंग इंसुलिन 4.5 आई है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये आइडियल है, ये हेल्दी बंदे का है, ये सिंपल है। आप अभी बेफिक्र हो जाएं, आपको शुगर नहीं है। दूसरी मिसाल देखें, हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज कराते हैं 85 आई, HbA1c करें 6 आई,
मेरे कहते हैं जाओ ऐश करो जी, 85 फास्टिंग है, कुछ नहीं है। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फास्टिंग टेस्ट सबसे गंदा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट नहीं है डायग्नोज करने के लिए। इंसुलिन कराएं इसी मरीज़ की 10 आई, आपने फार्मूले में रखा 2.1, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसलिए इंसुलिन के बगैर ये डायग्नोज नहीं होना था। ये दूसरा मरीज़ है, फास्टिंग ग्लूकोज 100 थी, बहुत खुश है, HbA1c 5.4 है इस मरीज़ की, ये जिंदा मरीज़ है मेरे। उसकी जब फास्टिंग से मैंने कराई तो वो 20 आई, फार्मूले में लगाया तो 4.9, हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस आया। अगर ये फास्टिंग इंसुलिन आप ना कराते, उस मरीज़ को 100 फास्टिंग और 5.4 बिल्कुल नॉर्मल है, मरीज़ को भेजना था, 5-10 साल तक इसने ऐश करनी थी। उस दौरान में ये इंसुलिन जो बढ़ी हुई है, इसने उसकी गुर्दे, आंखें, सब कुछ खा जाना था, डैमेज कर देना था, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना था। ये चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नई रिसर्च आई है 2000 के बाद। तीसरा मरीज़ है, फास्टिंग ग्लूकोज 200 है, HbA1c 10 है, ये तो पता, इसको पता लग ही गया, डायग्नोज हो गई है। फास्टिंग इंसुलिन 20 है, तो इसकी 9.9 आई है, ये हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसको टाइप 2 डायबिटीज़ भी कह देते हैं। तो इसमें अभी वो ड्रग देंगे, इंसुलिन देंगे, वो तबाह कर देंगे। पहली इंसुलिन 20 है, ज़्यादा है इंसुलिन। जो डॉक्टर साहब कई क्वेश्चन कर रहे थे कि इंसुलिन कम होती है, नहीं, ये जेरी ने यही बताया था 99 में कि टाइप 2 में इंसुलिन ज़्यादा होती है, टाइप 1 में कम होती है। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ। अच्छा, फिर मैं एंड पे बता दूं एक डायग्नोज करने का, एक तो ये सारा कुछ है, फिर तीसरे तरीका ये है कि आपने इंसुलिन टेस्ट कराया 2 आवर के बाद इंसुलिन टेस्ट, अगर वो 10 यूनिट से नहीं बढ़ा, फ़र्ज़ करो फास्टिंग थी जैसे मैंने बताया 10, 2 आवर बाद इंसुलिन हो गई है 18-12, तो इसका मतलब है कि 50% पेंक्रियास डैमेज हो चुका है आपका, वो काम नहीं कर रहा। दूसरा, अगर 5 से कम आई है तो 60 to 70% लबलबा काम नहीं कर रहा आपका, वो डैमेज हो गया हुआ है। और अगर 2 से 3 बढ़ गई है, मतलब फास्टिंग में 10 थी, बाद में 13 आई है 2 घंटे बाद, तो इसका मतलब है 80% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये स्टडीज़ हैं, ये कोई फिक्स लॉ नहीं है, ये ज़हन में रखना है आपने। ये मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, कोई 70 कहता है, कोई 50 कहता है, कोई 60 कहता है। मैं एक रफ़ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आइडिया आपको। तो ये डायग्नोस्टिक है इंसुलिन टेस्ट कि कितना बड़ा है, उसमें देखा हमने 50-60 बढ़ गया था यंग आदमी में, एकदम फिर नीचे आ गया था। इसमें 2 से 3 बढ़ा है, पेंक्रियास बना ही नहीं रहा 10-15-20 साल के बाद, तो ये डायग्नोस्टिक है। इसीलिए इसको कीटो डाइट, फास्टिंग और वर्जिश से कंट्रोल करें, दवाई ना लें। जितना 3-4 यूनिट है, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है, आपके 10-15-20 साल तक। और एक चांस इसमें यह भी है कि 10-20% दोबारा रीजनरेट हो जाए। अभी 3-4 थ्योरी आ रही हैं, मैं इंशाल्लाह इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या खुराकें हैं, जैसे हल्दी है, ये देते हैं, पेंक्रियास रीजनरेट हो रहा है लोगों का 15 से 20%। इसका मतलब है कि आपको 10 साल और मिल गए बगैर दवाइयों के। तो ये कीटो डाइट, फास्टिंग सबसे स्ट्रांग टूल है रीजनरेशन के लिए। आप उसको रेस्ट दे रहे हैं, आप जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो पेंक्रियास को काम करना पड़ता है, वो पहले ही थका हुआ है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि फास्टिंग ऑटोफेजी क्या है, कि आप उसको कोई रोड रिपेयर करना है, गाड़ी रिपेयर करना है, उसको बंद करें, स्टॉप करें। तो आप फैट खाएं, प्रोटीन खाएं, पेंक्रियास को रेस्ट मिलेगा, तो 30-40% चांस है, आजकल स्टडीज़ कह रही हैं कि वो रीजनरेट हो जाएगा, दोबारा 50 पे आ जाएगा, आपको सारी उम्र जरूरत नहीं पड़ेगी इंसुलिन की। तो असल ये पैगाम है जो मैं देना चाह रहा हूँ। ये सारी स्टडी में ये प्रोफेसर साहब, ये जो एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर हैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के, इनकी स्टडीज़ है, ये सारे इनकी स्टडीज़ है। डिटेल में देना चाहें या यूट्यूब पे चले जाएं, एंडोक्राइन सोसाइटी का ये चैनल है, इस पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये आप बार बार सुने, सलिस करें, कोई समझ ना आए तो सवाल कर लें। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।